नमस्कार दोस्तों, यूनिक कैंपस की ओर से जूनियर एडिट स्कूल के लिए जो हिंदी की परीक्षा हुई उसी के प्रश्न पत्र के संबंध में हम रिव्यू के रूप में आपके सामने हैं। और मैं डॉक्टर दीनदयाल आज आपको बता दें, समय न खराब करते हुए क्या क्या प्रश्न आए थे और क्या क्या उत्तर होने चाहिए थे। तो पहला प्रश्न हमारे पास आया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अप्सरा क्या है। और विधा पूछी गई थी कहानी, कविता, उपन्यास और नाटक। 4 ऑप्शन हमारे पास थे। तो सही आंसर क्या था? सही आंसर था हमारा उपन्यास, क्योंकि हम जानते हैं अलका, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सभी निराला के उपन्यास हैं। दूसरा प्रश्न आया था प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। उसमें दिया था प्रेमाश्रम 1982, निर्मला 1927 और रंगभूमि 1925 और कर्मभूमि 1920। तो आप जानते हैं कि कर्मभूमि का जो समय है 1933 है, ना कि 1920। तो हमारा यही उत्तर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास राम कुमार वर्मा द्वारा रचित बादल की मृत्यु, उसकी विधा क्या है। राम कुमार वर्मा एकांकीकार के रूप में वैसे ही जाने जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा होना चाहिए था क्या? एकांकी। तो न कहानी, न विधा, न निबंध, न कविता, न उपन्यास। सही आंसर क्या था हमारा? सही था एकांकी। एक रचना बहुत चर्चित, ठेले पर हिमालय, उसके रचनाकार पूछे गए थे नगेंद्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई और अमृतलाल नागर। सही आंसर क्या था? धर्मवीर भारती। एनसीईआरटी की बुक्स में भी लगा हुआ है। अगला प्रश्न था कि 4 शब्द दिए थे और पूछा गया था कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो अकाल, खटमल, जीव और आयोजन। अगर इन चारों को वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है। अकाल पड़ गया यानी पुल्लिंग है। खटमल पैदा हो गया, पैदा हो गए ऐसा हम बोलते हैं तो पुल्लिंग। और आयोजन हो रहा है ये भी पुल्लिंग। लेकिन जीव मोटी है, जीव लंबी है, यानी ये स्त्रीवाची है। तो जीव जो था हमारा सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो विकल्पों में था कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास और बम्बई। तो कलकत्ता इसका सही आंसर है। हम पहले भी बता चुके हैं अपनी कक्षाओं में। 1800 में वेलेजिली द्वारा स्थापना होती है और गिलक्रिस्ट इसके प्रिंसिपल के रूप में रहते हैं। और स्थान पूछा था तो कलकत्ता सही आंसर था। अगला प्रश्न था नामदेव का जन्म कहाँ हुआ। अब हम जानते हैं नामदेव जो है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत दिखाई देते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में रहकर अभंग लिखते हैं। तो जन्मे भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो उत्तर में जो उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात था वो विकल्प सभी गलत थे। सही आंसर क्या था? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन था नागार्जुन, जयदेव, रेणु या विद्यापति। तो हम सब जानते हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। मैथिली भाषा के सबसे मीठे कवि के रूप में जाने जाते हैं और वो अपनी भाषा को सबसे मीठा भी बोलते हैं कि देसिल बैना सब जन मीठा। और केवल मैथिल कोकिल नहीं, उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि भी दी जाती है। एक प्रश्न आया था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये वाक्य किसका है? तो अगर आप देखेंगे तो जिसने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा है उसकी पहली पंक्ति ही ये है। तो इसका सही आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, ये विकल्प भी थे, लेकिन जो विकल्प क्या थे? गलत थे। अगला प्रश्न था भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं को चुनना था और 3 रचनाएं दी थी, उनमें से एक रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं थी। तो विकल्पों में ब्रह्म राक्षस भी था, अंधा युग भी था, ठंडा लोहा भी था, सतपुड़ा के जंगल भी था, गीत फरोश भी था, कमल के फूल भी था। तो सही आंसर क्या है? गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल और कमल के फूल, ये 3। एक बहुत चर्चित रचना और इनकी है बुनी हुई रस्सी। तो ब्रह्म राक्षस तो मुक्तिबोध की रचना है और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये हमारी रचनाओं से मेल नहीं खाता था। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हुआ? पहला वाला आंसर
गीत फरोश, कमल के फूल और सतपुड़ा के जंगल। इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ अनुच्छेद दिया था और पूछा था उससे संबंधित उत्तर दीजिए। मैं आपको वो गद्यांश या अनुच्छेद पढ़कर सुना देता हूँ जिसमें लिखा था, देखने सुनने में आया है कि हिंदी जिनकी मातृभाषा है उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हिंदीतर भाषियों के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है, जिन्हें इनमें माँ का अनादर होता है। संसद में, विधान मंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। यह हीन भावना है। हिंदी से प्रेम होने का प्रमाण दीजिए। आप अपने अधिकारी से कह सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने में आपको लाभ है, इससे हिंदी ज्ञान बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी। आपको हिंदी प्रदेश में रहना है और कार्यालय से बाहर भी, इससे आपको आपके संपर्क विस्तृत होंगे। कार्यालय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे तो कार्य कुशलता बढ़ेगी इत्यादि। इस अनुच्छेद से संबंधित पहला प्रश्न आपको दिया गया था कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है। तो विकल्प था कार्यालय में, घरेलू जीवन में, शिक्षण कार्य में या सभी क्षेत्रों में। तो सही आंसर क्या आएगा? सही उत्तर हमारा है सभी क्षेत्रों में। और एक प्रश्न अलग था इसी से जुड़ा हुआ कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है। तो हीन भावना कब है? विकल्प दिया था, हिंदी का न जानना क्या हीन भावना है? नहीं। या अंग्रेजी जानना ये हीन भावना है? ये है नहीं। सही आंसर क्या था? हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना, जो ये दिखावा है, ये जो है हीन भावना का रूप है। एक प्रश्न दिया था, उसमें 4 वाक्य थे और आपसे पूछा गया था चारों वाक्यों में से शुद्ध रूप किसका है। तो पहला वाक्य था, उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए। दूसरा था, 10 मन तेल खर्च हो गया। तीसरा वाक्य था, धान कट गए। और चौथा वाक्य था, धान कट गया। 4 विकल्प ऐसे दिए थे और जो वाक्य दिए गए थे और विकल्पों में ये पूछा गया था कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या दूसरा चौथा सही है। तो सही विकल्प क्या था? विकल्प ख जो था कि 10 मन तेल खर्च हो गया, ये वाक्य बिल्कुल सही था। और धान कट गया, ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। धान बहुत सारे होते हैं, ऐसे सोचकर धान कट गए अगर ऐसा बोलेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमारा ख और ग वाला विकल्प बिल्कुल सही था, जो विकल्पों में तीसरा नंबर था। आइए उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काठ का उल्लू, इसका अर्थ पूछा था। काठ का उल्लू एक मुहावरा है। इसका विकल्पों में कुछ भी दिया हो कि प्राणहीन होना, कायर होना, बिल्कुल मूर्ख होना, बहुत लज्जित होना, लेकिन काठ का उल्लू क्या होता है? मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख होना। यही विकल्प सही था, तीसरा नंबर। और अगला प्रश्न था कि वह पाव भर आटा लाया। इस वाक्य में पाव भर के आधार पर विशेषण बताना था। तो आप जानते हैं पाव भर का मतलब होता है 250 ग्राम, और ग्राम जहाँ लगता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो ये एक परिमाणवाचक विशेषण था। अगला प्रश्न था 11 वर्ष का समय। हिंदी की कहानी के विकास में आप देखते हैं शुरुआती कहानियों को लेकर बड़ा विवाद है। कोई कहता है कि कोई पहली कहानी है, कोई कहता है कोई सी पहली कहानी है। उसी विवाद में 11 वर्ष का समय एक कहानी आती है, उसके लेखक पूछे हैं और विकल्पों में था जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही आंसर क्या था? रामचंद्र शुक्ल। अब एक प्रश्न आया था, जन्म के आधार पर सही क्रम बताइए। और छायावादी चारों कवि जो हैं हमारे पास, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा, उनकी बात की गई थी। तो जन्म की दृष्टि से कौन पहले है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है? तो हमारा सही आंसर हमें ढूंढना था। तो सही आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद सबसे पहले हैं, वो 1889 में जन्मे हैं। उसके बाद निराला हैं जो 1899 में 10 साल बाद जन्म लेते हैं। और फिर पंत का नाम आता है जो 1900 में जन्म लेते हैं, 1 साल बाद उसके।
और महादेवी उसके बाद 7 साल बाद जन्म लेती हैं 1907 में। यानी प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, ये क्रम हमारा बिल्कुल सही था, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह पूरा नाम है उनका, और पूछा था वो किस युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या प्रगतिवादी युग के। तो सही आंसर क्या है, भारतेंदु युग। भारतेंदु मंडल में जो बहुत सारे कवि हमें दिखाई देते हैं, अंबिका दत्त, वाजपेयी, बद्री नारायण चौधरी, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, वहीं भारतेंदु मंडल से चाहे नहीं जुड़े हुए लेकिन उसी युग के हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न करके उनका बहुत चर्चित उपन्यास आपको दिखाई देता है। अगला प्रश्न था छायावाद का आरंभ कब से माना जाता है, और विकल्पों में 1900, 1918, 1930, 1947 4 विकल्प थे। हम जानते हैं 1918 छायावाद का समय है, और फिर 1920 में तो मुकुटधर पांडे का लेख भी छप जाता है श्री शारदा पत्रिका में। तो 1918 छायावाद का समय है। और फिर आपसे एक रचना दी गई थी, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो हम जानते हैं नाभा दास भक्तमाल के रचनाकार हैं, वो सही हमारा विकल्प था। अगला प्रश्न ये था, शब्द भंडार से संबंधित प्रश्न था, उसमें 4 शब्द दिए थे, साइकिल, पादरी, बिस्कुट और तौलिया। इनमें से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। जब हमने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था आलू, गोभी, तौलिया, बाल्टी, ये सब जो चर्चा, लोहे वाली चीज़ें या ज़मीन में उगने वाली चीज़ें, आलपिन हो चाहे अलमीरा हो, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। उसी में साइकिल को छोड़ दीजिए, साइकिल, बाइसिकल, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। पादरी भी जो है पुर्तगाली शब्द था, ये भी शब्द भी मैंने स्पेशल आपको बताया था। एक प्रश्न आया था जो हिंदी साहित्य का एक इतिहास है शुरुआती दौर का, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का। उस इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 4 विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन है, तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन नहीं, संस्कृत और प्राकृत के भी कवियों का उल्लेख है। और एक विकल्प था, इसमें कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण इसमें मिलता है, उसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें कवियों का कालक्रमानुसार वर्णन मिलता है, यही सही आंसर था। जो 2 और विकल्प थे वो इसलिए गलत थे, आपको विकल्प दिया गया था कि इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया है, जबकि इसमें केवल 952 कवियों को स्थान मिला है। ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। एक विकल्प इसमें दिया था कि इसमें ग्रियर्सन ने काल को, सारे इतिहास कालखंड को 4 भागों में बांटा है। ये विकल्प भी हमारा इसलिए गलत था क्योंकि उन्होंने 11 भागों में बांटा है। ठीक है, तो एक ही विकल्प सही था कि कालक्रम का ध्यान रखा गया है। अगला प्रश्न एक रचना को लेकर था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। एक रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर की रचना है, और उसके बारे में पूछा गया था कि इसको महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ किसने माना है, तो सही आंसर क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और फिर एक बहुत उलझाने वाला प्रश्न था, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत जो है उसके समर्थक आचार्य कौन है। तो एक होता है प्रवर्तक और एक होता है समर्थक। प्रवर्तक होता है जो उसको चलाता है, स्टार्ट करता है, और समर्थक जो बाद में उसको उसका समर्थन देता है। तो ऑप्शन में विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य, ये 4 विकल्प थे। तो आपको बता दें, विष्णु स्वामी जो हैं वो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, लेकिन समर्थक कौन है, वल्लभाचार्य। तो हमसे जो पूछा गया था प्रश्न वो वल्लभाचार्य उत्तर होना चाहिए। और उसी सूर काव्य परंपरा से एक प्रश्न दिया था, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। विकल्प था 1550, 1560, 1565 और 1516। तो 1565 इसका बिल्कुल सही आंसर है। वल्लभ ने इसकी स्थापना की थी, वल्लभाचार्य ने, विठलाचार्य ने, वल्लभ के जो पुत्र थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक पंक्ति आई थी, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये किस कविता की पंक्तियां हैं, तो ये हम जानते हैं ये कामायनी जो जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य लिखा है, ये उसकी पंक्ति हैं।
आनंद की सर्ग की चर्चा में। एक पंक्ति और ऐसी आई थी कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, यह किसकी पंक्ति है? अगर आपने काव्य पढ़ा हो तो आपको पूरी पंक्ति भी याद होगी कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तुम न रमो तो मन में रमा करे। ये पंक्ति साकेत की है। मैथिली शरण गुप्त उसके रचनाकार हैं। तुलसी के बाद अगर कोई राम काव्य बड़ा जाना गया वो मैथिली शरण गुप्त का साकेत था। तो ये साकेत की पंक्ति थी, न कि राम की शक्ति पूजा से निराला की पंक्ति थी, न संशय की एक रात से नरेश मेहता की पंक्ति थी, और न कामायनी से जयशंकर प्रसाद की पंक्ति थी। ये चीज साकेत की पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में कौन था, यानी किसकी समस्या को उस उपन्यास में उठाया गया था? आप जानते हैं इसमें ऑप्शन जो दिए गए थे, अध्यापकों की जीवन शैली की चर्चा की गई थी, या किसानों की दशा की चर्चा की गई थी, या देश की गुलामी की बात की गई थी, या फिर जरायाम पेशा जो नट हैं राजस्थान के उनकी जिंदगी की चर्चा की गई थी। तो बिल्कुल सही आंसर यही था कि जरायाम पेशा जो नट हैं उनकी जीवन की जो है घटना को इसमें उतारा गया था। तो हमारा सही प्रश्न का उत्तर यही था। अगला प्रश्न था, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी थी? विकल्पों में सारी रचना उनकी हैं, हुंकार है, रेणुका है, रसवंती है, सब है, लेकिन पहली रचना पूछी गई है। तो पहली रचना की अगर हम बात करते हैं तो रेणुका, परशुराम की माता का नाम है रेणुका, उनको लेकर उन्होंने रचना लिखी थी, 1935 में आती है, तो पहली रचना वही थी। अगला प्रश्न था, 4 नाम दिए थे पुस्तकों के और पूछा गया था मुक्तिबोध से की रचना कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था कौन सी नहीं है। तो साहित्यकार और उसका परिवेश एक ये विकल्प था, एक था नई कविता का आत्मसंघर्ष ये था, एक था नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और एक साहित्यिक की डायरी। अगर आपने इसे पढ़ा हो तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये रचना इनकी नहीं है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तो हमने पढ़ा ही है। अगला एक प्रश्न आया था प्रयागराज, यूपी में इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। प्रयागराज की संज्ञा की दृष्टि से पूछा था कैसा है, तो एक विशिष्ट का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सही आंसर हमारा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगला प्रश्न आया था कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो एक शब्द दिया था प्रज्वलित, उसकी वर्तनी सही थी। अंतर्धान, इसकी स्पेलिंग भी सही थी, वर्तनी। उज्ज्वल में दोनों ज आधे आते हैं, ये भी बिल्कुल सही थी। लेकिन अनाधिकार, एक शब्द दिया था अनाधिकार, और ये मैंने करवाया था, ये अन हलंत वाला होता है न, और अधिकार जब जुड़ता है न में अ जुड़ जाएगा तो अनधिकार हो जाएगा, अनाधिकार नहीं होगा। तो पहला उत्तर हमारा सही था कि ये अशुद्ध शब्द है। फिर आपको वर्ण संबंधी, ध्वनियों संबंधी उच्चारण के आधार पर कुछ पूछा गया था क्या, कि ख का उच्चारण कंठ से होता है, तो बिल्कुल हम जानते हैं क वर्ग कंठ ध्वनि है। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो हम जानते हैं प प ब भ ओंठों से होता है, ओष्ठ ध्वनि है, बिल्कुल सही है। और झ का उच्चारण तालु से होता है, तो हम जानते हैं च छ ज झ, इसमें जीभ का आगे का हिस्सा तालु पे टच करता है, तो बिल्कुल झ भी तालु ध्वनि है। लेकिन ट का उच्चारण क्या दांतों से होता है, तो नहीं, ट ट ड ढ ण ये मूर्धा से टकराते हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो ये विकल्प हमारा गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हिंदी प्रदीप उसको जोड़ा गया था बालकृष्ण भट्ट से, नवजीवन को जोड़ा गया था महात्मा गांधी से, ब्राह्मण को जोड़ा गया था शिव नारायण मिश्र से, और सरस्वती को जोड़ा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी से। ये सब पत्रिकाओं के नाम हैं और ये सब उसके संपादकों के नाम हैं। तो विकल्पों में अगर हम देखेंगे, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का था, और महात्मा गांधी का नवजीवन था, बिल्कुल सही, और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती से जुड़े रहे।
और ब्राह्मण हैं, जो विकल्प हमारा यहाँ पर गलत दिया था क्योंकि उससे जुड़े हुए थे प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका से जुड़ा अगला प्रश्न दे दिया उसने और पूछा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन में था 1905, 1900, 1916 और 1903। अधिकतर बच्चा 1903 लगाकर आ जाता है, ये सोचकर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में महावीर पत्रिका को संभाला, लेकिन पत्रिका तो 1900 से आरंभ हो गई, तो विकल्प हमारा 1900 होगा, क्योंकि उसने पूछा था कि पत्रिका कब आरंभ हुई, 1900 में आरंभ हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे 1903 में संभाला था, तो हमारा विकल्प उसकी दृष्टि से वहां पर होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको 4 नाम दिए थे और 4 रचनाएं दी थी और पूछा था कि इनका सुमेलन कराइए, कौन सा सही है। तो अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल और शिवरानी देवी, ये 4 लेखक थे और 4 रचनाएं थी। आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, इनको मैच कराना था। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम जानते हैं शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी है, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी प्रेमचंद घर में, तो ये विकल्प सही हुआ। उनका बेटा अमृत राय है, उन्होंने लिखा कलम का सिपाही, तो वो विकल्प सही है। मदन गोपाल हैं जिन्होंने कलम का मजदूर लिखी, वो विकल्प सही होगा। और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा, शरदचंद्र की जीवनी, तो वो सही होगा। तो हमारा विकल्प चौथा सही था इसमें। इसी प्रकार कहानी और उनके रचनाकारों का मेल कराना था। कहानियां दी थी इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। और लेखकों में था रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला और भगवान दास। तो आपको पूछा था कि सही आंसर क्या है, तो इंदुमती सबसे पहली कहानी मानी जाती है किशोरीलाल गोस्वामी की, और प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की, और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की, पहले भी अभी चर्चा हुई थी, इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, और दुलाई वाली बंग महिला की। तो इसका तीसरा आंसर सही था। अब आपसे एक वाक्य दिया गया था, एक टिप्पणी आपसे पूछा गया था, ये किसने दी है कि जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नंदुलारे वाजपेयी ने? तो इसका सही आंसर क्या है? रामविलास शर्मा, जो लोक भाषा की चर्चा करते हैं। इसके बाद एक पंक्ति दी गई थी कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और इस पंक्ति से रिलेटेड आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न तो यह था कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किस पर बल देना चाहता है? वैराग्य भाव पर, निराशा पर, सांसारिकता के प्रति आग्रह दिखाना चाहता है, या प्रकृति प्रेम यहाँ व्यक्त दिखाई देता है? तो सीधे सीधे शब्दों में जब स्त्री के सौंदर्य का निषेध करके प्रकृति के सौंदर्य का पक्ष लेता हुआ कवि दिख रहा है, तो प्रकृति प्रेम की कविता है। दूसरा प्रश्न बहुत आसान था कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि पंत की पंक्ति है, और ना ये महादेवी की पंक्ति है, ना प्रसाद की, ना निराला की। तो हमारा आंसर ये सही था। अगला प्रश्न आपके पास था, एक वाक्य, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में एक और शब्द जो दिया है राम और लक्ष्मण के बीच में, और इसके आधार पर बताना है ये और शब्द क्या है। तो क्या ये समुच्चय बोधक है, या संबंध बोधक है, या ये कारक है, या फिर कुछ भी नहीं है? तो आपको व्याकरण पढ़ाई गई थी, तो आपको बताया था जहां ये और आता है वो क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने संबंध बोधक लगा दिया होगा वो गलत हो गए होंगे। संबंध और समुच्चय के दोनों के अंतर मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आया था आपके पास तत्सम तद्भव का, और एक शब्द का तत्सम तद्भव नहीं पूछा, आपको 3 तत्सम 3 तद्भव दिए हुए हैं उसके, और आपसे पूछा कि कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखेंगे इसमें एक
विकल्प दिया है गृही, गृही उसके आगे लिखा है घर, तो हाँ गृही एक तत्सम है, उसका तद्भव घर है। दधी लिखा है, उसके आगे लिखा है दही, तो हाँ ये इसका विकल्प भी सही है। मयूर, उसका मोर लिखा है तद्भव, हाँ ये विकल्प भी सही है। यानी ये तीन तो, पहला वाला ये तो सही था। हमसे पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आप देखेंगे अगला दिया था हस्त और हाथ, तो हस्त का हाथ तद्भव होता है। दंड का डंडा, ये भी बिल्कुल सही है। और वधु का बहु, ये भी बिल्कुल सही है। और एक ऑप्शन दिया था आपके पास, विकल्प था कि दंत का दांत, बिल्कुल सही है। बाहु का बाहा, ये भी सही है। और स्तन का थन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो विकल्प कौन सा गलत था? चक्षु का आंख दे रखा है, जो गलत है। आंख तद्भव शब्द है लेकिन चक्षु का नहीं, चक्षु का मतलब ही आंख होता है, लेकिन संस्कृत शब्द जो तत्सम शब्द है अक्षी, अक्षी से आंख बना है, तो ये विकल्प गलत था। निद्रा का नींद आगे सही था, घृत का घी ये भी सही था, लेकिन चक्षु का आंख जो था ये गलत था। तो विकल्प जो 3 था ये हमारा सही आंसर होना चाहिए था। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, और 4 शब्द दिए थे, नयन, विद्यार्थी, यद्यपि और एक। तो आप जानते हैं नयन, ने प्लस अन, अयादि संधि है उसमें, तो विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, वहां पर आप दीर्घ संधि देखते हैं। यद्यपि, यदि जमा अपि, वहां यण संधि देखते हैं। और एक है जहां पर क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक है, तो सही आंसर था एक। फिर अगला प्रश्न बोलियों संबंधी था कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो बोलियों का चार्ट आपको कराया गया था, उपभाषाओं का चार्ट आपको कराया गया था, उस पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा अवधि का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। मागधी से तो बिहारी का हुआ है, और शौरसैनी से पश्चिमी हिंदी का हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पत्रकारिता से संबंधित था। 4 विकल्प दिए थे, एक पत्र का नाम दिया हुआ है उदंत मार्तंड। अब आपको यह भी बताना था साथ में वो कहां से छपा है और कब छपा है। तो विकल्पों में स्थान कलकत्ता, दिल्ली, बनारस, प्रयाग भी दे रखा है, और समय 1826 और 1857 और 1827 का ही दे रखे हैं। सही आंसर क्या है? 1826 कलकत्ता से छपता है। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल उसके संपादक हैं, और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र कहलाता है, और वो भी कैसा है, साप्ताहिक। ये सारी चर्चा आपको कराई गई है। ठीक है, तो 1826, और दिन की अगर बात करें तो 30 मई इसकी डेट थी, मंगलवार के दिन निकलता था, ये भी आपको बता दिया था मैंने आपको। अगली पंक्ति रचना पूछी गई थी, विद्यापति की रचनाएं कौन सी हैं। ऑप्शन में क्या क्या था, कीर्ति लता, हाँ विद्यापति की है। कीर्ति पताका, ये भी विद्यापति की है। खालिक बारी दे रखी है, खालिक बारी तो नहीं है, खालिक बारी तो अमीर खुसरो की रचना है। संदेश रासक दी है, वो तो अद्धमाण की रचना है। बीसल देव रासो दी है, वो परमाल की रचना है। बीसल देव रासो नल्ला सिंह की रचना है। हमारे पास जो विकल्प था कीर्ति लता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा जो उनकी रचना है, वो सही विकल्प था, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही था। फिर इसके बाद एक प्रश्न था, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है। आपको मालूम है रीतिकाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो काल विभाजन किया वो सबको मान्य हुआ, और संवत में उन्होंने काल विभाजन किया था। आदिकाल का टाइम 1050 से 1375 दिया था, भक्ति काल का टाइम 1375 से 1700 दिया था, और रीतिकाल का टाइम 1700 से 1900 दिया था, और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक दिया था। और आपसे पूछा था रीतिकाल का समय क्या दिया, तो आंसर क्या होना चाहिए, हमारा उत्तर था 1700 से 1900 संवत, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। मानकीकरण से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया था कि भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है, उसके मौखिक रूप से है, उसके वाचिक रूप से है, उसके लिखित रूप से है, या सभी से है। तो आप आंसर देंगे क्या, सभी से है, क्योंकि
एक ही शब्द का उच्चारण आपको कई कई तरीके से मिलता है। सही मानक उच्चारण क्या है, ये भी मानकीकरण में आता है। एक ही शब्द की वर्तनी अलग अलग तरीके से लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो उस आधार पर लेखन की दृष्टि से भी मानकीकरण की बात की जाती है। ठीक है, लिपि का मानकीकरण और भाषा का मानकीकरण दोनों ही आते हैं, तो यानी सभी आंसर होना चाहिए था। अगला प्रश्न फिर बुंदेली भाषा यानी बुंदेली बोली को लेकर था, बोली से संबंधित, कि बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है। तो हम जानते हैं बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ये सब किसकी हैं पांचों? ये पांचों जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की है। फिर एक और प्रश्न आया था, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, वो शौरसैनी अपभ्रंश से उसका उद्भव माना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या है, शौरसैनी। एक और क्वेश्चन आया था व्याकरण संबंधित, कि चंद्रवदन शब्द में कौन सा समास है। चंद्रवदन, वदन मतलब होता है मुख, यानी चंद्रमुख, यहाँ मुख की विशेषता बताई गई है, वो कौन सा होगा, कर्मधारय समास, जहां पर विशेषता होती है। फिर अगला प्रश्न फिर समास से था, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी तत्पुरुष समास है क्योंकि कारक चिन्ह आया है, संबंध तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न एक और छोटा सा अनुच्छेद दिया है, उसको पढ़ देता हूं, उससे संबंधित प्रश्न था। अनुच्छेद ऐसा है कि हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। तो इस वाक्य, ये जो पूरा अनुच्छेद है, इसके आधार पर इसका सही शीर्षक क्या होना चाहिए। विकल्प हैं, हिंदी जीवंत भाषा है, या हिंदी मिश्रित भाषा है, या हिंदी प्रांतीय भाषा है, या हिंदी विश्व भाषा। तो सही आंसर क्या आएगा, हिंदी जीवंत भाषा है। ठीक है, जो मरती नहीं है, नए नए रूपों को लेकर आगे चलती जाती है, ये सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न था, समाज में हरिजनों की समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है। कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गबन या निर्मला। आप जानते हैं निर्मला में अनमेल विवाह की समस्या है, और प्रतिज्ञा में प्रेम की समस्या है। गबन में आर्थिक रूप से जब आदमी गबन करता है, उस मनोविज्ञान को उतारा गया है। और कर्मभूमि है जो उपन्यास जिसमें हरिजनों की समस्या को उठाया गया है। अब अगला, ये कर्मभूमि वही है जिसमें अमरकांत समरकांत है। तो समरकांत जो है वो निम्न वर्ग को मंदिरों में घुसने नहीं देता है, वो तो हरिजनों की समस्या वहां उठाई गई है। अगला प्रश्न था कि सिद्ध कवि सरहपा किस और नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन में है लुइपा, जिनधर्म सूरी, सूर्यभद्र या सरोज वज्र। तो हम जानते हैं सरहपा का एक नाम क्या है, सरोज वज्र भी है। सरोज मतलब कमल से है, और राहुल सांकृत्यायन ने राहुल भद्र भी नाम दिया था। तो सही आंसर क्या है, सरोज वज्र। अगला प्रश्न था, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसका कथन है। तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, श्रद्धा और भक्ति चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, उसी से है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर होगा। फिर एक प्रश्न था, रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, क्या रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है। पहला है कि वह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। बिल्कुल सही है, आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, क्योंकि कवियों ने अपने भोगे हुए प्रेम की, विरह की चर्चा उसमें की है। दूसरा विकल्प था, यह भाव प्रधान काव्य है। हाँ बिल्कुल, भाव प्रधान काव्य है। रीतिबद्ध काव्य है जो बुद्धि प्रधान है। अगला था, यह रूढ़ियों से मुक्त काव्य है। क्या ये विशेषता है? हाँ बिल्कुल, रीतिबद्ध काव्य रूढ़िबद्ध काव्य है। और चौथा विकल्प था, यह रीति कर्म प्रधान काव्य है। रीति से जो मुक्त है वो रीति से प्रधान कैसे हो सकता है, बस इतना सा मामला है। तो विकल्प हमारा यही
आंसर होगा कि यह रीति कर्म प्रधान काव्य नहीं है, लिया था जबकि विकल्प में काव्य है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत आपने पढ़ा होगा, हृदयहीन भी कहा जाता है उस कवि को। कौन सा है? वो है केशवदास। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत उन्हें। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। किसकी पंक्ति है? कई पेपरों में आ चुकी है, रैदास की पंक्ति है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑप्शन में विकल्प में आपके पास मलूकदास, कबीरदास, नानक भी थे, लेकिन आंसर क्या है? रैदास। भक्तिकाल से एक प्रश्न और आया था, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रिज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है या अवधी है? आपको बताया था कि उन्होंने अपने काव्य में अवधी और ब्रिज का प्रयोग किया है, और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। यही आंसर था। भक्तिकाल से एक प्रश्न और आया था, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आप जानते हैं तुलसी के काव्य में विशिष्टाद्वैतवाद दिखता है, और वो रामानुजाचार्य से प्रभावित हैं, और रामानुजाचार्य ही इस विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यही आंसर था, रामानुजाचार्य। शंकराचार्य तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक हैं, और वल्लभ शुद्धाद्वैतवाद के अभी हमने चर्चा की थी, और कुंभनदास किसी के सिद्धांत के संस्थापक नहीं है। अगला प्रश्न फिर शब्द भंडार की दृष्टि से था। आपको 4 शब्द दिए थे, औरत, अखबार, बेगम और दफ्तर। आपसे पूछा था कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। तो कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो वो बेगम शब्द है जो अरबी भाषा का नहीं है, वो तुर्की भाषा का है। अगला प्रश्न आया था आपके पास फिर शब्द भंडार का कि कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। 4 शब्द दिए थे, खुदा, सिफारिश, गुलाब और सलाम। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो सलाम शब्द जो है वो फारसी नहीं है, वो अरबिक यानी अरबी शब्द है। ये आपका आंसर था। अगला प्रश्न आपके पास आया था, तुलसीदास नाम का जो खंड काव्य है उसके रचनाकार कौन है? तो उसका आंसर आपके पास है क्या? तो उसका आंसर है, 4 आंसर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर सहाय, कबीरदास या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद एक और प्रश्न था कि कौन सी छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? व्यक्तिवादिता एक ऑप्शन था, चित्रात्मकता, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण या यथार्थवादिता। तो आप जानते हैं छायावादी काव्य प्रेम और रोमांस का काव्य है, उसमें व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति हुई है, चित्रात्मकता दिखाई देती है, यथार्थ का दूर दूर तक लेना देना उसमें नहीं है, तो यथार्थवादिता जो है वो इसका आंसर होगा। अगला था, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा या जगदीश गुप्त। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। अभी इससे पहले भी विकल्पों में एक ऐसा उत्तर दिया था। अगर बहुत सोच समझ कर आप उत्तर देते हैं तो कई उत्तर तो आपको क्वेश्चन पेपर में से ही मिलते चले जाते हैं। आपसे पूछा था आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, बहुत चर्चित नाटक है, एमए में लगा हुआ है हर कोर्स जगह पे। मोहन राकेश इसके राइटर हैं। कौन सा मुश्किल काम है? मध्य वर्ग की समस्या है उसमें, सावित्री और महेंद्रनाथ की कहानी है उसमें। एक कहावत पूछी थी, उसका अर्थ पूछा था, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या था? बचपन में ही बड़प्पन के संकेत दिखाई देना। ठीक है, इससे मिलता जुलता मिलता है, जैसे गुदड़ी में लाल, वही ये अर्थ था उसका। अब आजकल लोग लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग नहीं करते, इसलिए वो लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। अगला प्रश्न अलंकार से संबंधित था कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसमें कौन सा अलंकार है? आप जानते हैं जहां कारण होते हुए भी कार्य पूरा ना हो, एक अलंकार होता है। जहां कारण के बिना भी कार्य पूरा हो जाए, वहां एक अलग अलंकार होता है। तो आपको बताया था मैंने, विभावना अलंकार। बिनु पद चले,
अरे पैर होंगे तभी तो चलेगा, यानी बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, विभावना अलंकार, ये आंसर होना चाहिए था इसका। शब्द भंडार की दृष्टि से पूछा था चटिका, चटिका का तद्भव क्या है? चीटी है, चिड़िया है, चक्र है या चटक है? तो इसका सही आंसर क्या है? चिड़िया। ठीक है, चटिका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द है चिड़िया। अगला शब्द संधि से रिलेटेड था कि न्यून, और आपको कराया हुआ है शब्द न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी प्लस ऊन, न्यून, यण संधि है, बड़ा आसान था। अगला प्रश्न आपके पास आया था चितवन की छां, आपको पढ़ाए थे ललित निबंध और आपको उसके रचनाकार का नाम याद रखना था, तो विद्यानिवास मिश्र, बिल्कुल सही आंसर यही है। ऑप्शन जो थे रामविलास शर्मा, गुलाब राय, हरिशंकर परसाई, इनका कोई लेना देना नहीं है। कितना सामान्य सा प्रश्न आया था कि सिद्धों की संख्या कितनी है? वहां 9 भी है, 8 भी है, 22 भी है, 84 भी है। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। नाथों की संख्या 9 बताई गई थी। कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कराए होंगे तो गलती कराए होंगे। फिर आपसे एक पंक्ति पूछी थी जो रीतिकाल और अलंकार को लेकर बहुत फेमस पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। जिस प्रकार स्त्री कितने अच्छे गुणों वाली हो, रसयुक्त हो, लेकिन कितनी अच्छी जाति की क्यों ना हो, लेकिन बिना अलंकारों के सुंदर नहीं लगती, बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार कविता कितने ही अच्छी रस की हो, कितने अच्छे गुणों से युक्त हो, कितने अच्छे विषय की हो, बिना अलंकार के सुंदर नहीं लगेगी। कौन कह रहा है? ये अलंकारवादी समर्थक आचार्य कौन है? तो वो है केशव दास। कवि प्रिया की पंक्ति है, आंसर होना चाहिए केशव दास। अगला प्रश्न था नील देवी, रचना किसकी है? नील देवी, अब बहुत फेमस है नील देवी। स्त्री की समस्या को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है नाटक नील देवी उनका। अगला प्रश्न था मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। ये किसकी पंक्ति है? कौन इतना जोशीली भाषा में बोल रहा है? निराला है क्या? भगवती चरण वर्मा है क्या? रामधारी सिंह दिनकर हैं या नरेश मेहता है? तो आंसर क्या है? दिनकर। रश्मि रथी में कर्ण कह रहे हैं, ये उनकी ओजस्वी वाणी है। अगला पूछा था आपसे प्रति परी कथा के रचनाकार कौन है? कितना फेमस है, आंचलिक उपन्यासकारों में हम फणीश्वर नाथ रेणु का नाम जानते हैं, वही इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न था जो दोहराया न गया हो उसे क्या कहेंगे? जो दोहराया न गया हो, ऑप्शन में था अनावृत, अनावर्त, अनवगत, अनागत, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। तो सही आंसर क्या था? अनावर्त, तीसरा विकल्प जो था वो इसका सही आंसर था। अगला पूछा गया था तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, उसकी विधा क्या है? क्या वो प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या नाट्य काव्य है? तो सही क्या आंसर था? वो एक मुक्तक काव्य है, क्योंकि उसमें कोई कथा नहीं चलती है। अगला प्रश्न था भेजे मन भावन के उधव के, आवन के सुधि ब्रिज गावनी में, पावन जबे लगी। ये पंक्ति भी मैंने पढ़ी है, व्याख्या कराई है यूजीसी नेट की तैयारी के समय, और मैंने बताया था ये बिल्कुल टक्कर का काव्य है सूर के। तो सूर की पंक्ति है क्या? नहीं। कुंभन की पंक्ति है? नंददास की पंक्ति है? नहीं। जिसने उद्धव शतक लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है ये। अगला क्वेश्चन था कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं चिंतामणि। अगला प्रश्न था य र ल व, ये जो 4 वर्ण का जो योग है य र ल व, इन वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्या? अघोष व्यंजन कहते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं? तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन तो क्या होते हैं? इसके बाद जो आते हैं उन्हें
ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यर अलावा तो अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न फिर वैसा ही था, ध्वनियों से संबंधित, कि कौन सी दो ध्वनियों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन था, विकल्प था आपके पास, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को अयोगवाह कहते हैं, या प्लुत और विसर्ग को कहते हैं, या अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, या अनुनासिक और अनुनासिक को कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा अनुस्वार जिसमें एक बिंदी सी लगी रहती है ऊपर, और विसर्ग जिसमें दो नीचे कॉलन से लगे रहते हैं। हमारी शुरू की वर्णमाला में जो 13 स्वर थे उनके आखिरी में जो 2 स्वर मिलते हैं, अंग और अह, ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो यही आंसर था हमारा तीसरा। अगला प्रश्न था, सप्तऋषि में कौन सी संधि है। अब आप देख रहे हैं सप्त प्लस ऋषि अ प्लस रि का योग है, गुण संधि है, तो सही आंसर क्या होगा, गुण संधि होगा इसमें। अगला प्रश्न फिर संधि का था, सदा प्लस एव सदैव। ये एक संधि और संधि विच्छेद दोनों करके दे रखे हैं, बस संधि का नाम बताना है। तो आ और ए दो अलग अलग मिल गए, वृद्ध रूप में जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, तो वृद्धि संधि इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिंग संबंधी था कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। प्रार्थना, उपासना, संवेदना, प्रतिवेदन। तो आप देखेंगे प्रार्थना होती है, उपासना होती है, संवेदना होती है, तो सब स्त्रीलिंग है। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जिसे कहते हैं, प्रतिवेदन मिल गया, अंग्रेजी में रिपोर्ट मिल गई कह देते हैं, लेकिन हिंदी में प्रतिवेदन है तो मिल गया, तो ये पुल्लिंग शब्द है। सही आंसर यही है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है। तो जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, ये केशव की रचना है, रीतिकाल के कवि। आंसर ये आना है। सूफी काव्य से एक रचना पूछी थी, हंस जवाहिर, किसका सूफी काव्य है। तो काशिम शाह उसका सही आंसर है। एक और सूफी काव्य पूछा था, चित्रावली, बहुत फेमस है चित्रावली, उस्मान की चित्रावली, उस्मान उसके राइटर हैं। अगला प्रश्न पूछा था, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीति ग्रंथ परंपरा से उसकी शुरुआत मानता कौन है। कुछ लोग केशव से मानते हैं, कुछ लोग चिंतामणि से मानते हैं। तो कौन है जो चिंतामणि से मानने वाला है, वो रामचंद्र शुक्ल है, जो केशव के 50 साल बाद परंपरा चालू होती है और केशव को मानने लगते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो ये मानते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी से इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आता है कि लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। ये पंक्ति मैंने आपको छंद के अंदर कराई थी, और वही प्रश्न आया कि ये कौन सा छंद है, कि दोहा है, कि सोरठा है, कि चौपाई है, या रोला है। तो आप इसमें देख रहे हैं, लिखकर लोहित लेख 11 मात्राएं हैं, और डूब गया दिन आहा ऐसे करके वो 13 हैं। जहां 13-11 का योग होता है दोहा होता है, लेकिन 11-13 का योग होता है तो सोरठा होता है। ये सोरठा छंद की पहचान है। और अंतिम प्रश्न जो आपके पास था कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन में था आंसू, अनामिका, कामायनी और चंद्रगुप्त। आप जानते हैं आंसू खंड काव्य जयशंकर प्रसाद का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त। अनामिका तो इनकी रचना नहीं है। तो ये हमारा आंसर था। तो जितने भी प्रश्न आए थे 100 के 100 उनकी हमने बात की, और आप अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर लीजिए। इतना पढ़कर आपने कितनी गलतियां की जाने में अनजाने में, जो आगे न हो। इन्हीं के साथ इसका पेपर के को विराम देते हैं, और फिर कभी दूसरा पेपर होगा उसमें आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।